डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत धारा का पार्ट 3। इससे पूर्व मैंने विद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का सिद्धांत, विभव अंतर, ये सब चीज़ कराई है। आज हम लोग करने जा रहे हैं उसके बाद का विषय। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है। मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को जब ये लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ तो उसमें जो पाठ्य सामग्री है वो मैं अपनी इस किताब से PDF के फॉर्म में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 9th एडिशन है सामान्य अध्ययन का, और इसमें 3300 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। जितने भी प्रमुख वनडे एग्ज़ाम 2022 तक हुए हैं उन सारे परीक्षाओं के प्रश्नों को मैंने विषयवार इसके अंदर शामिल करा है। तो आपके लिए एक तरीके से एक ही किताब में 2 किताबों का समायोजन मैंने किया हुआ है। तो इसमें आपको पाठ्य सामग्री भी मिलेगी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आज करते हैं हम। जैसे SSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि 40 वाट के बल्ब को और 60 वाट के बल्ब को यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो बताइए कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज रोशनी देगा। तो उसको करने से पहले 2-3 पॉइंट्स हम देखते हुए चलते हैं। यही क्वेश्चन है जिसको मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। एक तो 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का, दोनों बल्ब है। इनको सीरीज में और समानांतर क्रम में लगाया गया। सीरीज और समानांतर क्या होते हैं, और सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है इसको, लेकिन यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। जो सीरीज होते हैं, जैसे ये वाला देखें तो यहाँ पर मैंने दिखाया है सीरीज। तो सीरीज में हम क्या देखते हैं कि सीरीज के अंदर जो होता है, ये देखिए कि सीरीज वो होते हैं, सॉरी ये पैरेलल है यानी कि समानांतर। समानांतर में आप देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए प्रतिरोधों का संयोजन क्या किया है कि सारे प्रतिरोधों के एक सिरे तो एक तरफ जोड़ दिए गए और दूसरे सिरे जो हैं वो दूसरी तरफ जोड़ दिए गए। इसको कहते हैं सीरीज और इसको कहते हैं पैरेलल। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज जो है एक समान रहती है। ध्यान रखना हमें कि किसके अंदर वोल्टेज जो है एक समान रहती है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम इसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे और इसी से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। और दूसरा पॉइंट जो होता है ये होती है सीरीज। सीरीज जो होती है कॉम्बिनेशन, वो क्या होती है, सीरीज के अंदर हमने तारों को कैसे जोड़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो एक तार का, ये 2 तार हैं R1 और R2, इन्हें जोड़ा हुआ है, और R2 और R3 को जोड़ा हुआ है। तो इसके अंदर हम एक तार के अंतिम सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ते हुए चलते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर धारा जो है एक समान रहती है। इस पॉइंट के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये हमारा एक धारा समान रहने का। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें पॉइंट दे रखा है कि दोनों में एक समान 220 वोल्ट पारित की जाती है। तो कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा रोशनी देगा, ये क्वेश्चन है। अब पहला केस ले लेते हैं। यदि बल्ब को श्रेणी में लगाया जाता है तो इसमें विद्युत धारा जो है एक समान रहती है। ये तो मैंने अभी बताया। सीरीज में करंट सेम रहता है विद्युत धारा, और समानांतर जो होता है उसके अंदर वोल्टेज एक समान रहती है। यही पॉइंट हमने किया। उसके बाद आगे हमारा पॉइंट, अब इसको करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रखा है ये पावर का मतलब क्या हो गया, पावर किसको कहते हैं, पावर कहते हैं कार्य करने की क्षमता, यानी कि W/T। W का मतलब कार्य है और T का मतलब समय। तो W/T होता है, और W VQ के बराबर होता है। ऐसा क्यों है ये देखिए आप, हमने कौन से उसके अंदर कराया। मैंने जब आपको इससे पहले जो लेक्चर कराए थे तो उसमें एक पॉइंट दे रखा था। यहाँ देखिए, मैंने बताया था कि ये जो वोल्टेज होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या होती है, ये वोल्टेज होती है W/Q, यानी कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो कहलाता है वोल्टेज। तो यहाँ पर W किसने के बराबर हो गया, W हो गया VQ के बराबर। तो हम W = VQ लिख देंगे। तो यहाँ जो फार्मूला है W की जगह लगा दिया VQ/T। और Q जो होता है, Q का फॉर्मूला फिर हमने जो पहला लेक्चर मैंने आपको कराया था उसमें बताया था कि करंट क्या होता है, I जो होता है वो होता है कितने समय के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q का मतलब हो गया आवेश। तो यहाँ पर हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q = IT। तो जब हम Q की जगह पर
रखेंगे आई टी, तो ऊपर टी आएगा तो नीचे टी को काट देगा, तो निकल बचा क्या, वी आई। ठीक है। उसके बाद अब आई जो होता है, आई किसके बराबर होता है, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमने, ध्यान करिए कि हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ओम का सिद्धांत। तो ओम का सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ओम का सिद्धांत क्या कह रहा है। ओम का सिद्धांत जो है वो ये कह रहा है कि V इक्वल्स टू वी इज इक्वल टू आई आर। जब V आई आर के बराबर है तो I कितने के बराबर हो गया, V अपॉन आर के बराबर हो गया। तो वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अब जो P है, P किसके बराबर हो गया, P इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम I की जगह पर यहाँ रखेंगे, I की ऊपर की तरफ देखिए, जब हम I की जगह पर क्या रखा, I की जगह पर हमने रख दिया V अपॉन आर, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, वी स्क्वायर अपॉन आर निकल के आया। ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन दो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने इधर की तरफ आपको दिखाए हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ये वाले, एक तो पहला फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई आर, आई स्क्वायर आर, क्योंकि अगर हम V की जगह पर I लिख दे, V की जगह पर आई आर, क्यों, V की जगह आई आर कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, ये देखिए, क्योंकि यहां पर क्या है, V कितने के बराबर है, V बराबर है आई आर के, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो V की जगह आई स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, और नीचे एक R है। यहां पर देखिए आप, ये वाला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो यहां पर आपने V की जगह क्या कर दिया, आई आर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आई आर है, तो फॉर्मूला क्या निकल गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और R किसके बराबर हो गया, अगर इस वाले फॉर्मूले के अंदर देखें, ध्यान कीजिए आप, ये वाला, तो इस वाले फॉर्मूले के अंतर्गत R किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। बस ये दो फॉर्मूले हैं, और कैसे आए ये मैंने आपको समझा दिया। तो वापस चलते हैं हम उसी पॉइंट के ऊपर। अब हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व है, और कौन सा बल्ब जो है वो कौन सी प्रकार के संयोजन के अंदर ज़्यादा चमकेगा या अधिक रोशनी देगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो देखिए। अब इसमें दे दिया गया कि श्रेणी क्रम में चूंकि विद्युत धारा एक समान होती है, आपको मैंने कराया था कि सीरीज के अंदर करंट सेम होगा और पैरेलल के अंदर क्या सेम होगा, पैरेलल के अंदर या समानांतर में वोल्टेज सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए P इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, ये वापस चलते हैं वहीं पे देखते हैं किस लिए मैंने कहा ये। देखो, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर देखिए आप, ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जो पहले वाला मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है, अभी इसको मैं ये वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला है ए, तो अगर हमने कहा आई तो एक समान है, तो आई एक समान है, तो आई 1 के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तब क्या हो गया, P इज इक्वल टू आर के बराबर, क्योंकि दोनों के इस सीरीज में क्या होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो P किसके बराबर होगा, P रेजिस्टेंस के बराबर। तो P क्या हो गया, पावर, शक्ति, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला हुआ, फिर वापस चलते हैं, आपको ध्यान हो, हमने रेजिस्टेंस जो निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है कि जो बल्ब है 40 वाट का, मैं इसको आपको दोबारा दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां हमने फॉर्मूला क्या निकाला हुआ, ये वाला, इसको देखिए आप। तो रेजिस्टेंस जो होता है, इसमें हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकाला, V कितना है 220, और 60 वाट के बल्ब अगर है तो P कितना हो गया 60, तो ये निकल के आया 807 ओम। और जो 40 वाट का है उसका प्रतिरोध कितना निकल के आया, 120 ओम। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने देखा कि पावर और जब हमने ये कहा कि प्रतिरोध जो करंट जो है एक समान होता है, देखिए, तो जब P इक्वल्स टू आई, P इक्वल्स टू आर, तो 40 वाट का बल्ब जो है 60 वाट की तुलना में
अधिक रोशनी देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, अभी हमने देखा वो 40 वाट का ज़्यादा है। ठीक है। और यदि बल्ब को समानांतर में क्रम में लगाया जाता है, समानांतर में क्या हो गया, वोल्टेज सेम होगी, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसके अंदर, तब हम फॉर्मूला दूसरे वाला लगाएंगे, ये जो मैंने इसके अंदर दे रखा, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि सेकंड वाला। तो यहाँ पर वोल्टेज तो सेम हो गया, तो प्रतिरोध और पी के बीच में, शक्ति के बीच में संबंध क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि विपरीत समानुपाती। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऐसी स्थिति में जो ये देखा, तब शक्ति और प्रतिरोध का संबंध क्या है, वैत अनुक्रमानुपाती, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी शक्ति कम होगी। तो 40 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि वो कम रोशनी देगा। और जो 60 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध जो है कम है, तो वो ज्यादा शक्ति देगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया कि जब हम किसी बल्ब को, कम वाट के बल्ब को सीरीज में लगाएंगे तो ज़्यादा रोशनी, और जब उसी बल्ब को हम पैरेलल में लगाएंगे, समानांतर में लगाएंगे, वो कम रोशनी देगा। किसकी तुलना में, 60 वाट के बल्ब की तुलना में। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ। इसके बाद दे दिया कि धारा के प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि दो प्रकार की धारा होती है, एसी और डीसी। एक कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, और एक कहलाती है डायरेक्ट करंट, डीसी, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों दे रखे हैं। ये जो धारा है जिसको कहा जाता है एसी, इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अपनी दिशा जो है हमारे यहाँ पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है उसकी हमारे यहाँ पर उपलब्धता है, यानी कि हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जो बिजली की आपूर्ति है वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति में दी जाती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये तरंग जो है 50 बार अपनी दिशा को बदलती है, और यही गुण है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा पर ही कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है। और हमारे घरों में जो बिजली की आपूर्ति है वो एसी के रूप में ही होती है। अब एसी धारा का जो खोज करता है वो कौन है, एसी धारा का, तो इसमें नाम दे रखा है हिप्पोलिट पिक्सी का, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत ग्रहों में, हमारे यहाँ भारत के अंदर जो विद्युत आपूर्ति होती है विद्युत ग्रह से, वो एसी में होती है। इस प्रकार की धारा को सबसे बड़ा फायदा है, इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या अधिक किया जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप, वोल्टेज जो घटाने वाला और वोल्टेज बढ़ाने वाला। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा में कितनी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। इस आशय का क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में आया था कि भारत के अंदर जो बिजली की आपूर्ति है उसके संदर्भ में क्या सही है, 220 वोल्ट में दी जाती है, 50 हर्ट्ज होती है, तो ये कथन इस संदर्भ में ध्यान रखना। इसके बाद हो गया डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट वो होता है जिसमें हमेशा एक ही दिशा के अंदर धारा बहती है, उसमें ऊपर नीचे जैसे हो रहा था, आपने देखा था उसके अंदर जो हम एसी की बात करते हैं उस तरीके से इसमें परिवर्तन नहीं होता। और इसका एक फायदा यह है कि जब हम करंट को संग्रहित करते हैं तो डीसी के रूप में संग्रहित होता है, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर जब चार्ज करता है बैटरी को, तो डीसी के रूप में बैटरी करंट को संग्रहित करती है। जब हम लेके आते हैं सेल वगैरह, उसमें भी जो संग्रहण हुआ है विद्युत का वो डीसी की मदद, डीसी करंट के रूप में ही होता है। तो डीसी करंट जो है इसकी उपयोगिता हम उस जगह कर सकते हैं, जैसे भारत के अंदर जो रेलवे हैं उसमें विद्युतीकरण किया जा रहा है, तो रेलवे के विद्युतीकरण के अंदर जो रेलवे के छत के ऊपर जो तार बिछे होते हैं जिसमें करंट प्रवाहित होता है उसमें भी डीसी करंट ही होता है। तो डीसी करंट हालांकि जानलेवा ज़्यादा होता है, लेकिन जहां हमें आवश्यकता होती है इस प्रकार के कार्य की निरंतरता की, तो वहां डीसी का इस्तेमाल किया जाता है। और डीसी धारा का जनक किसको माना जाता है, अलेजेंड्रो वोल्टा। ये एक महान वैज्ञानिक है जिनकी कई सारी खोजें हैं जिनका हम समय आने पर जिक्र भी करेंगे। फिर हो गया इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके साथ में इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन जो करता है वो केवल एसी धारा को करता है, और वो इस धारा के साथ में अप और डाउन नहीं कर सकता। तो इसके फायदे नुकसान हमने देख लिए।
और डीसी धारा जो है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो यहाँ पर दे दिया। एक तो सौर सेल से, यानी कि जब हम छतों के ऊपर एक प्लेट रखते हैं और जब उसके ऊपर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो उसके अंदर आवेश के प्रवाह होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है और बैटरी जो है चार्ज होती है। तो उसमें रासायनिक बैटरी के अंदर, जैसे हमने कहा, जो घरों में इस्तेमाल होता है, इन्वर्टर के पास में रखी होती है बैटरी, उसमें डीसी जनरेटर, एसी भी होता है, डीसी भी होता है, इसके अंदर पैदा किया जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है? इसको स्टोर या संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, जहां भी हम किसी करंट को स्टोर करना हो, विद्युत धारा को, तो हमेशा डीसी के रूप में ही संग्रहण होगा, एसी का संग्रहण जो है वो नहीं हो सकता। इसीलिए हाथ घड़ी, टीवी रिमोट, मोबाइल बैटरी, जहां भी हम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर डीसी करंट है। और विद्युत लेपन के काम में भी डीसी धारा का, विद्युत लेपन क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि कुछ धातुओं के ऊपर या कुछ वस्तुओं के ऊपर हम एक विशेष धातु का लेप चढ़ाते हैं ताकि वो खराब होने से बच जाए, तो उस काम में भी इसका इस्तेमाल होता है। बाकी सभी जो है टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, यानी कि इन सब जगह के ऊपर डिश धारा पर ही निर्भर करता है। वो इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्या लगा होता है? इनके अंदर लगा होता है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो डीसी की उपयोगिता जो है वो कई जगह के ऊपर हम देखते हैं, वो कई जगह इसकी उपयोगिता है। फिर हो गया चालकों में विद्युत का चालन। अब जैसे हम कहते हैं किसी धातु में जो प्रवाह है, विद्युत धारा का उत्पादन है, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ठोस धातुओं में प्रवाहित होता है। और साथ ही साथ, और अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर रसायनों की, जैसे बैटरी की, तो वहाँ आयन का गमन होता है। आयन का मतलब होता है कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। ऐसी जिन तत्वों के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं आयन। तो आयन के प्रवाह के कारण जो है उन बैटरियों में विद्युत का प्रवाह होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण दे दिया। धातुओं की जो चालकता है वो किस आधार पर निर्भर करती है? किसी भी धातु की चालकता निर्भर करती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि सोडियम है, तो हम सोडियम के बारे में जब पढ़ते हैं तो सोडियम के तात्पर्य क्या है? सोडियम के अंदर हो गया 2 8 1, यानी कि उसमें बाहरी संख्या के अंदर क्या है कि उसमें बाहर की तरफ जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो उसके अंदर जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के अंदर हो गया 2 8 1, 2 8 1, यानी कि अंदर पहली कक्षा में 2 वो पूरी होगी क्योंकि 2 ही अधिकतम हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8, ये भी पूरी हो गई। तो किसी भी तत्व की जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या जो सूत्र दिया गया 2n², उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो वो स्थिर रहता है। लेकिन एक जो है, एक क्या होगा कि सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव। जब उसने निगेटिव दे दिया तो क्या बचा? पॉजिटिव बचा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इस प्रकार से सोडियम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो आयन बन जाता है। तो आयन का जो संचार होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब होता है तो हम उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये कई सारे पॉइंट दे रखे हैं कि चालक किसको कहते हैं। वो पॉइंट मैं आपको आगे जैसे जैसे हम अगला लेक्चर लूंगा तो उसके अंदर मैं आपको कराता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए और लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर लाइक कर सकते हैं तो वो भी करते हुए जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।